Hello students, welcome back to my channel. Today we will do an interesting chapter of class 11, that is accounting equation. So give a heading accounting equation. First we need to understand what is accounting equation. As in the previous video I've already discussed what is accounting, the basic concept of accounting. If you want to know the basic term, please refer to my previous videos. In this video, we will discuss about accounting equation, the most easiest chapter of class 11. Let's start. Accounting equation. In business or in accounts, there is a equation called equalization accounting. Like अगर बिजनेस में कुछ भी होता है तो उसका डुअल इफेक्ट होता है. सपोज अगर कोई भी पर्सन बिजनेस से परचेज करता है सामान, suppose if we are purchasing goods in cash, अगर हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं कैश में तो उसका कुछ डुअल इफेक्ट होता है. किसी के पास कुछ आएगा तो किसी के पास से कुछ जाएगा. अगर हम लोग बिजनेस में सामान खरीद रहे हैं या सामान बेच रहे हैं तो उसका डुअल इफेक्ट पड़ता है. डुअल इफेक्ट का मतलब या तो किसी के अगर आप कुछ सामान खरीदोगे तो आपके पास तो सामान आएगा, कैश आपके पास से जाएगा. या अगर आप सामान बेचते हो, सोल्ड गुड्स इन कैश, अगर आप सामान बेचोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, या तो सामान आएगा या तो सामान जाएगा. इसमें आपका क्या हो रहा है? गुड्स, दैट मीन्स सामान आपके पास से जा रहा है और कैश आपके पास आ रहा है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को मेनली ये फाइंड आउट करना है कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है. So accounting equation is basically about the relationship between comes in and goes out. What comes in and what goes out? Of assets and liability. Of assets and liabilities. Because we have already discussed what is asset and what is liability. Assets are the properties of the business and liabilities are the business debt, जो कि business को after some period of time pay करना पड़ता है. So write down the meaning of accounting equation. Meaning of accounting equation. Write down. And accounting equation and accounting equation represent the relationship between assets and liabilities. Assets and liabilities of the firm. That means an accounting equation represents the relationship between assets and liabilities of the firm, showing total asset of the firm is equal to total liabilities of the and owner's capital. That means from this meaning we can derive the equation, that is assets is equal to liabilities plus capital. Write down. Assets is equal to liabilities plus capital. So assets is equal to liabilities plus capital. As we know, business को start करने के लिए जो capital required होता है, that refers to capital. अगर आप capital लगा रहे हो business को start करने के लिए तो obvious सा बात है उसी capital से आप machine acquire करोगे या furniture acquire करोगे.
ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि बिजनेस में एसेट का तो जरूरत होता है ना। तो आप मशीन या प्रोडक्शन के लिए फर्नीचर अक्वायर करोगे, मशीन अक्वायर करोगे, तो ये तो आपका एसेट हो गया। साथ ही साथ आप रॉ मटेरियल एंड ये सब भी तो अक्वायर करोगे। रॉ मटेरियल लोगे जिससे कि सामान प्रोडक्शन होगा, या सब किसी से सामान प्रोक्योर करोगे, या सपोज होलसेल से आप सामान खरीद कर लेकर आ रहे हो, परचेज करके लेकर आ रहे हो, जिसको आप मार्केट में सेल करोगे डायरेक्ट, तो उसके लिए भी तो आपको पैसा का जरूरत होगा ही। तो आप कैपिटल से आप एसेट्स बना रहे हो, आप लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, तो यही कैपिटल और एसेट। तो आपका एसेट, आपके बिजनेस में कितना एसेट है, आपका एसेट रिप्रेजेंट करता है टोटल एसेट। बिकॉज ऑफ एसेट आपका लाइबिलिटी क्रिएट होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज द इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपका एसेट इंक्रीज होता है या आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, या आपका एसेट डिक्रीज होगा तो आपका लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगा। लाइक दिस वे, तो कुछ ना कुछ दोनों में कुछ ना कुछ होता रहता है, एज दोनों जगह इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, किस तरीके से सम्स होता है, ये हम लोग अभी सीखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आइए, विल डू वन सम ऑन दिस। राइट डाउन। नंबर 1, started business with cash. Started business with cash, rupees 1 lakh. Started business with cash, rupees 1 lakh. Next, number 2, purchase furniture for cash, rupees 5,000. Next we have number 3, purchase goods for cash. Purchase goods for cash, 20,000. Number 4, purchase goods on credit, rupees 36,000. Number 5, paid for rent 1,000, paid for salary 5,000, and sold goods in cash, cost rupees 5,000, और ये सेल हुआ है हमारा 7,000 में। So copy this question. Okay, so this is our format. See, first column of serial number, then we have transaction column जिसमें हम लोग सारा transaction लिखेंगे, then we have the equation, that is assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital, and under this equation there is one column जिसमें जैसे जैसे assets create होंगे वैसे वैसे हम लोग उसमें लिखते रहेंगे। So assets is equal to liabilities plus capital. This is our format. Let's start the sum. Let's number 1, serial number. We will write number 1, and in transaction, started business with cash, rupees 1 lakh. This is our first transaction. Started business with cash, rupees 1 lakh. So, started business with cash. हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इस एंट्री से कौन से दो चीज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमें देखना है कि क्या दो चीज पे इफेक्ट पड़ेगा।
तो हम लोग को पता है कि कैश अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कैश बिजनेस में आएगा, हाँ या ना, बिजनेस में कैश आएगा। और अगर कैश आएगा तो साथ ही साथ एक और टर्म बनता है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो हमारा कैपिटल भी क्रिएट होगा, तो कैपिटल भी क्रिएट होगा, बिजनेस में कैश भी आ रहा है। और जो भी हमें एंट्री सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस को फायदा हो रहा है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है। बिजनेसमैन के पास से भले ही कैश जा रहा है तो वो हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, दूसरा इफेक्ट हो रहा है हम लोग का कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना, बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कैश, कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट, कैश क्या होता है, एक एसेट होता है। तो वी विल राइट डाउन कैश अंडर एसेट्स कॉलम। ओके, तो सबसे पहला कैश तो हो गया, साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी क्रिएट हुआ है। तो हम लोग कैपिटल लाइबिलिटी साइड में हम लोग ने कैपिटल लिखा है, उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे कैपिटल का अमाउंट। तो यहाँ पर एंट्री करते टाइम पे कैश में लिखेंगे वी विल राइट 1 लाख plus 1 lakh, and in the capital column we will write plus 1 lakh, like this, plus 1 lakh, क्योंकि कैश भी आ रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, so that's why ये। And after this we will draw the column like this, ऐसे। कॉलम कितना हो जाएगा, ये 1 लाख, ऐसे 1 लाख इज इक्वल टू, हमारा लाइबिलिटी साइड में भी क्या है अभी तक हमारा 1 लाख। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें इसको इक्वलाइज करना रहेगा, आप देखोगे हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, परचेज फर्नीचर purchase furniture for cash rupees 5,000. This is our second entry. Now we need to find out कौन सा दो चीज हम लोग को इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। परचेज फर्नीचर, मैं फर्नीचर खरीद रही हूँ, अगर बिजनेस फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर तो एक आएगा बिजनेस में, तो एक तो हो गया फर्नीचर और एक हो गया कैश। First, we need to find out the two items in every transaction, and with these two items, we will evaluate कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। So the two items in second transaction are furniture and cash. बिजनेस में फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर प्लस होगा, that means फर्नीचर is an asset. आपको साथ में ये भी फाइंड आउट करना है कि वो एसेट्स है बिजनेस के लिए कि लाइबिलिटीज है। तो फर्नीचर इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, तो फर्नीचर आएगा तो वो प्लस होगा, साथ ही साथ कैश, कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेट, बट कैश जा रहा है, तो इसको किस तरीके से, दोनों ही हमारा एसेट का ही पार्ट है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स डू। तो कैश का तो हमने एक कॉलम बना के रखा है, साथ ही साथ हम लोग एक फर्नीचर कॉलम बनाएंगे, तो वी विल राइट फर्नीचर। तो कैसे लिखेंगे इसको, दोनों ही हमारा फर्नीचर में ही हो रहा है, एसेट्स में हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, फर्नीचर हो जाएगा 5,000 ऐड हो रहा है, ऑन द अदर हैंड कैश हमारे पास से जा रहा है -5,000, लाइक दिस। तो लाइबिलिटी साइड में तो हमारा कुछ नहीं होगा, लाइबिलिटी साइड तो 0 है, तो इसको क्लोज करेंगे, वी विल क्लोज दिस एंट्री। अगर क्लोज करेंगे तो हमारा एंट्री देखिए, 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू, अभी भी हमारा लाइबिलिटी साइड में 1 लाख दिख रहा है, हमारा इक्वेशन अभी भी इक्वल है। 95 प्लस 5 एसेट्स में हमारा इतना दिख रहा है और लाइबिलिटी साइड में हमारा इतना दिख रहा है। Is that clear?
एक काम करते हैं, इस इक्वल टू को थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स फॉर कैश में व्हाट आर द टू आइटम्स दैट वी नीड टू कंसीडर। एक तो हो जाएगा, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में सीखते हैं, एक तो हो जाएगा परचेज और एक हो जाएगा कैश। बट परचेज बोल के कोई एसेट या लाइबिलिटीज नहीं होता है। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में परचेज नहीं होता। आप क्या परचेज कर रहे हो? आप गुड्स परचेज कर रहे हो। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में आप गुड्स लिखोगे, गुड्स। तो गुड्स आपका प्लस हो रहा है क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, तो सामान आपके पास आ रहा है, वेयर एज कैश आपके पास से जा रहा है। गुड्स, दैट मीन्स गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। तो स्टॉक आपके पास प्लस हो रहा है, वही कैश आपके पास से जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फर्नीचर हमने बनाया है, तो एक कॉलम हमें स्टॉक का बनाना पड़ेगा, तो वी विल राइट प्लस स्टॉक। सब एसेट्स में ही हो रहा है, तो एसेट्स में हो रहा है। एसेट्स में 20,000 रुपीज आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, वही हमारा -20,000 और स्टॉक, कैश हमारे पास से जा रहा है। इसको वापस बंद करेंगे, 95 minus 20, that is 75,000 plus 5,000 plus 20,000, ऐसे लिखते हुए रहेंगे, इज इक्वल टू हमारा 1 लाख अभी भी कायम है लाइबिलिटी साइड में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज नंबर 4, परचेज गुड्स on credit। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हाट आर द टू आइटम्स हियर? सबसे पहला तो गुड्स, जैसे मैंने बताया अगर गुड्स खरीद रहे तो गुड्स होगा, एंड द सेकेंड आइटम इज क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिटर। जिस पर्सन से हम लोग सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है ना, तो क्रेडिटर, क्योंकि आप सामान उधार पे खरीद रहे हो, आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, तो जो पर्सन से आप खरीद के लेकर आओगे आपके बिजनेस का लाइबिलिटी बन जाता है कि आप उसको पे करो। तो आप पे करोगे तो क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी, एक तो आप स्टॉक आपका बढ़ रहा है, साथ में आपका लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। तो आप कैसे लिखोगे इसको? लेट्स फाइंड आउट। अगर स्टॉक बढ़ रहा है, हमने स्टॉक का एक कॉलम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दैट इज प्लस 36,000, 36,000, और लाइबिलिटीज हमारा बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज में हम लोग क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज में हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर, वी विल राइट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? इज इक्वल टू देकर 36,000 भी हमारा बढ़ रहा है, प्लस 36,000 प्लस 36,000। We will close this equation as well and total it, 75,000 plus 5,000 plus 20,000, 36, 56,000, and here 36,000 plus 1 lakh। आप देखोगे एट द एंड ये इक्वेशन भी हमारा इक्वल है। Next we have number 5, paid rent। paid rent, तो paid rent, तो रेंट हम लोग पे करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि दो आइटम कहाँ इफेक्ट होगा। एक रेंट पे करेंगे तो रेंट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो एक कैश में इफेक्ट दिखेगा, प्लस ये लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी? ओनर पे करता है ना रेंट, तो रेंट पे करना, सैलरी पे करना, प्रॉफिट अर्न करना या लॉस बियर करना, सब कुछ ओनर का होता है। और अगर ओनर का कुछ भी होगा वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा इन
कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटीज होता है टू द थर्ड पार्टी और कैपिटल बिजनेस का ओनर का खुद का होता है। तो अगर किसी बाहर वाले थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगा तो वो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज में, जैसे क्रेडिटर्स हमने लिखा। बट अगर कैपिटल का बात आता है, अगर ओनर का खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इंश्योरेंस पे करना, ऑल दीज आर ओनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन कैपिटल साइड। तो एक रेंट पे करने से हमारा कैश में इफेक्ट पड़ेगा, दैट मीन्स 700 हमारा माइनस होगा फ्रॉम द कैश एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन द कैपिटल अकाउंट -700। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन में दोनों साइड ही प्लस होगा या एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एज यू कैन सी विद दिस ट्रांजैक्शन। एंड देन अगर इसको इक्वलाइज करें हम लोग तो 75,000 माइनस 700 कम्स टू 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 और इस साइड में हमारा है 36,000 प्लस 99,300 99,300। okay, similarly number 6, paid salary, as I said now कि रेंट हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, एवरीथिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। तो सैलरी भी पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो हमारा सैलरी है आई थिंक 1000, सॉरी इट्स 5000, सैलरी इज 5000, so minus 5,000 from the cash and it will reflect on liability side as well, so minus 5,000 from capital। तो अगर इसको मैं माइनस इसको इक्वलाइज करूँ टोटल करके तो 74,000 minus 5,000 that is 69,300 plus 5,000 plus 56,000 then 36,000 minus 99,300 minus 5,000 that is 94,300. Is that clear? And the last one is the most important one where जहाँ पे हमारा 3 इफेक्ट दिखेगा। सोल्ड गुड्स इन कैश, जहाँ पे हमारा कॉस्ट दिया हुआ है 5,000 और सामान सेल हो रहा है 7,000 में। सोल्ड गुड्स इन कैश, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 चीज हो रहा है। एक तो आपका सामान सोल्ड हो रहा है, सोल्ड इज रिलेटेड टू गुड्स, तो आपके पास से सामान जा रहा है फर्स्ट। दूसरा, कैश आ रहा है, तो आप सामान बेच रहे हो, कॉस्ट लिखा हुआ है ना, कॉस्ट लिखा हुआ है 5,000 का, दैट मीन्स आप 5,000 का सामान बेच रहे हो बट आपके पास पैसा आ रहा है 7,000 का, इक्वल तो नहीं है। तो अगर आप सामान बेच रहे हो, अगर आप सामान बेच रहे हो, अगर आप सामान बेच रहे हो 5,000 का और आपको पैसा मिल रहा है 7,000 का, दैट मीन्स आपको 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। इन सारे आइटम्स में ये क्या था, अगर आप सामान खरीद रहे हो 20,000 का तो आपको पैसा भी पे करना पड़ा 20,000 का। अगर आप रेंट पे कर रहे हो 700 का तो आपका कैश भी पेमेंट कर रहा है 700 का। बट देयर इज अ डिफरेंस इन दिस ट्रांजैक्शन, आप सामान बेच रहे हो 5,000 का और आपको पैसा मिल रहा है 7,000 का, दैट मीन्स इट इंडिकेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका राइट है, प्रॉफिट होता है ओनर का। तो हमारे यहाँ पर 3 चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज आपके पास से गुड्स जा रहा है, दैट इज गुड्स में माइनस स्टॉक में माइनस होगा, आपके पास कैश आ रहा है वो प्लस होगा,
और आपका प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो प्रॉफिट ओनर का होता है, दैट मीन्स कैपिटल, वो कैपिटल में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, एसेट्स में इफेक्ट हो रहा है कि लाइबिलिटीज में इफेक्ट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स डू, आप स्टॉक बेच रहे हो 5000 का, तो वी विल राइट -5000। आपके पास कैश आ रहा है 7000 का, एंड इसके वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा है 2000 का, तो 2000। अगर लॉस होगा तो लॉस को माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ ड्रॉ द लाइन एंड वी विल डू टोटल। तो अगर आप टोटल करोगे, अगर आप टोटल देखोगे, अगर आप टोटल देखोगे, यहाँ पे अगर आप टोटल लिख रहे हो, टोटल करते हैं 69,300 प्लस 7,000, 76,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 minus 5,000, that is 51,000 is equal to 36,000, sorry, this is plus this is 96,300. So this is our accounting equation total. तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टोटल, एक पूरा प्रॉपर सम, जहाँ पे आप देख रहे हो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है। अगर आप 76,300 प्लस 5,000 प्लस 51,000 को ऐड करोगे तो आपका इक्वल होगा 36,000 प्लस 96,300। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरीज, please let me know. Please comment in the section. Please comment in the below section. Thank you for watching.